जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि एग्जीक्यूशन होती क्या है, एग्जीक्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है और वो इतना डेंजरस क्यों है। एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में फ़र्क क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो एग्जीक्यूशन को इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। हमने ये सब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझा है। आज हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन के 7 पिलर कौन से होते हैं जिसके बेस पे एग्जीक्यूशन टिका हुआ है। एग्जीक्यूशन इतना डेडली क्यों है, ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो एग्जीक्यूशन में आती है जिससे आप डिले होते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप एग्जीक्यूशन पहले ही पकड़ सकते हो और आपका डिले बच सकता है। तो हम वो भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं कि एग्जीक्यूशन के 7 पिलर कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है आपका ऑर्डर क्लैरिटी, दूसरा आएगा आपका रिवर्स प्लानिंग, तीसरा आपका आएगा ओनरशिप, चौथा आपका आएगा रिसोर्स मैनेजमेंट, फिफ्थ आता है डेली ट्रैकिंग, सिक्स्थ आएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट और लास्ट होगा आपका 7th, वो है फाइनल रिव्यू एंड लर्निंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी ऑर्डर क्लैरिटी होती क्या है। जैसा वर्ड अपने आप में क्लैरिटी दे रहा है कि ऑर्डर क्लैरिटी, जो आपको ऑर्डर मिला उसका आपने एक पूरा का पूरा डायग्राम बना लिया कि आपके पास ऑर्डर है, कितने पीस का है, उसका फैब्रिक क्या है, उसकी फैब्रिक की डिलीवरी डेट क्या होगी, शिपमेंट की डिलीवरी डेट क्या है, उसके अंदर प्रिंट है, डाई है, एम्ब्रॉयडरी है या कोई और वर्क है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लग रही है, जिपर लग रहा है, लेस लग रही है, बटन लग रहे हैं, XYZ। आपका एक शीट के ऊपर पूरा उस ऑर्डर का एक कच्चा चिट्टा होगा कि उसमें सब चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि ग्रे से लेके लास्ट जो शिपमेंट डेट है बायर की वहाँ तक हर एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। सिंपल सा है, उसको बोलते हैं ऑर्डर क्लैरिटी। कितने का ऑर्डर है, कितने क्वांटिटी है, क्या प्राइस पे क्लोज है, हमने एम्ब्रॉयडरी कितने प्राइस पे लिए, प्रिंट कितने प्राइस पे लिए, एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर। उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्योंकि ऑर्डर पेपर पे मिलता है लेकिन फैक्ट्री चलती है डॉक्यूमेंटेशन पे, मेमोरी से नहीं। आपकी चाहे मेमोरी कितनी ही अच्छी हो लेकिन उससे फैक्ट्री नहीं चलेगी। फैक्ट्री को रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक चीज़ लिखित में होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए कि ये चीज़ रिटर्न है, इसके बेस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड जो आपकी चीज़ आती है वो आती है रिवर्स प्लानिंग। जैसे कि वर्ड अपने आप में डिफाइन कर रहा है रिवर्स प्लानिंग। रिवर्स प्लानिंग कैसे, जनरली जहाँ पे लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनको पता है कि उनके पास लीड टाइम कितना है, जैसे 60 डेज का है, 75 डेज का है। वो लोग सोचते हैं अब तो 75 डेज है यार, हम तो 60-65 दिन में कर लेंगे। बिल्कुल गलत प्लानिंग है। जनरली वो लोग प्लान कैसे करते हैं कि अपन आज अगर बुक कर देते हैं, इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में वो हो जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे, फिर प्रोडक्शन की डेट आ गई, फिर ये आ गया, देखो शिपमेंट डेट तो हमने 10 दिन पहले अचीव कर ली। डेट इज रॉन्ग। व्हाट यू हैव टू डू, आप देखिए कि आपने बायर से लीड टाइम कितना लिया है डिलीवरी के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ने लिया है 75 डेज, ठीक है। 75 डेज में से आप सबसे पहले माइनस करिए कि यहाँ से आपके फैक्ट्री से किसी वेयर हाउस में जाने के लिए कम से कम ट्रांसपोर्टेशन को 4 से 5 दिन चाहिए। अपन एक वीक लेके चलते हैं तो 75 में से सबसे पहले माइनस करिए आप 7 डेज, तो बचता है आपके पास 68 डेज, क्योंकि 7 दिन आपको ट्रांसपोर्टेशन के लगेंगे गुड्स वन प्लेस टू अनदर के लिए। अब आप बात करिए कि आपने 68 डेज बचे आपको अब शिपमेंट देने के लिए, उसमें से आप माइनस करिए कि प्रोडक्शन के कितने दिन होंगे। 7 दिन फिनिशिंग, पैकिंग, इंस्पेक्शन के, उससे पहले अगर स्टिचिंग में जाएंगे तो कम से कम वहाँ पे अपने को 12-15 दिन चाहिए, उससे पहले कटिंग में जाएंगे तो अपने को 3 दिन चाहिए। तो जब टोटल करते हैं तो टोटल लगभग आपका 22 दिन बनता है। तो अगर अपन 68 में से 22 दिन माइनस करते हैं तो आपके पास बचेंगे अब 46 डेज।
अब फर्स्ट 46 डेज में आपके पास अब क्या बचा कि आपको अब लेके आना है फैब्रिक। तो फैब्रिक के लिए आपको सबसे पहले परचेस करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, उसमें 20 दिन लगते हैं। फिर वो कन्वर्ट होगा आपका रेडी फैब्रिक के अंदर, चाहे वो आप सॉलिड बोल दीजिए, प्रिंट बोल दीजिए, एक्स वाई जेड के अंदर। तो उसमें भी आपको लगेंगे कम से कम 8 से 12 दिन। तो अगर मैं 12 दिन लेके चलूँ और 20 दिन इसके लेके चलूँ ग्रे पिकरमेंट के, तो ग्रे पिकरमेंट से लेके फैब्रिक आपके इन हाउस आने तक होगा 32 डेज। तो 46 में से 32 डेज माइनस करिए, तो आपके पास बचेंगे अब केवल और केवल 14 डेज। अब उस 14 डेज के अंदर आपको टेस्टिंग क्लियर करानी है, अगर ब्रांड की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसका पीपी क्लियर कराना है, आपको वॉश केयर, मेन लेवल, साइज लेवल, जो भी ट्रिम्स एसेसरीज उसमें लगेगी वो आपको ऑर्डर करने हैं। और साथ ही साथ अगर उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी है, कोई उसमें अगर बटन का काम है, कोई हैंडवर्क का काम है, तो उसके लिए भी आपके पास केवल और केवल इन सब के लिए बचे 14 डेज। तो जब आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तब आपको चीज़ें क्लैरिटी से मिलेगी कि भाई मेरे पास जो लीड टाइम है क्या वो वाकई में 75 डेज है। अब अपन बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो तीसरे पिलर की, जो है ओनरशिप। अब ओनरशिप क्या होती है? जनरली आपने देखा है कि लोग फैक्ट्री के अंदर ये नहीं कि वो काम नहीं करते, लेकिन वो ये समझते हैं कि सर वो तो उसका काम है, ये उसका काम है, मेरा तो सर काम इतना ही होता है। उनको डिले इस वजह से नहीं है कि उनको पता नहीं काम कैसे होता है, डिले इस वजह से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्लियर नहीं कर रखी है कि किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर कोई मर्चेंट वाला है तो बोलता है सर फैब्रिक का फॉलो तो मैं नहीं करूँगा, वो तो फैब्रिक डिपार्टमेंट वाले फॉलो अप करते हैं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। प्रोडक्शन वाला बोलता है सर ये तो पीपी अप्रूवल काम मेरा नहीं है, वो तो मर्चेंट का होता है, तो सर आप उनको बोलिए, हमको पता नहीं, हमको तो कुछ कमेंट्स या हमको डॉक्यूमेंटेशन मिले नहीं, आगे प्रोसीड कैसे करें। तो ये जो चीज़ों का गैप है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है, वहीं पे ओनरशिप उन बंदों को देनी पड़ती है कि मर्चेंट का काम है कि मेरे को सुई से लेके जब तक आपका माल फैक्ट्री से नहीं निकलेगा, मर्चेंडाइजिंग का रोल हर एक डिपार्टमेंट में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उस डिपार्टमेंट के बंदे का। प्रोडक्शन वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसको कहीं डिले हो रहा है तो वो मर्चेंट टीम के पास जाए कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हमको यहाँ पे हेल्प करके डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करो, वी आर गोइंग या मूविंग फॉरवर्ड इन द प्रोडक्शन। अगर राहुल को बोल रखा है कि 18 दिन के अंदर तुझे फैब्रिक लेके आना है, तो राहुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फैब्रिक लेके आने में। अगर किसी नेहा को बोल रखा है कि आपके पास केवल 20 दिन है मर्चेंडाइजिंग की चीजों को क्लियर करने के लिए, तो उसके पास नेहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 20 दिन में क्लियर करेगी। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हर डिपार्टमेंट को, जो इंटरनल डिपार्टमेंट है आपका, उसको कनेक्ट करता है मर्चेंट। तो ये ओनरशिप और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उनको बतानी पड़ती है, और उनसे भी आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इस चीज को जाने। एक दूसरे पे अगर टालते रहोगे तो आपका ऑर्डर और एग्जीक्यूशन दोनों हैम्पर करेंगे, और ऑर्डर आपका बहुत बड़ा नुकसान दे देगा, चाहे वो फायदे का भी होगा। तो इसलिए ओनरशिप इतनी जरूरी है। अब अपन चौथे चीज पे बात करते हैं, जो है रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको ये देखना है कि आपने जो ऑर्डर लिए हैं, क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है मशीन वाइज, स्टिचिंग वाइज, क्या आप उसको फुलफिल कर सके। जैसे अगर आपके पास मशीन 100 है और आपने अगर 50,000 या 70,000 पीस की ऑर्डर ले रखे है, तो 100 मशीन उस टाइम फ्रेम में नहीं कर पाएगी। 100 मशीन का एक टाइम फ्रेम अलग है 70 to 80,000 पीस कंप्लीट करने का। क्या आपके पास उस 70-80,000 के रिसोर्स है? क्या उतनी वर्किंग कैपिटल आपके पास है कि आप उस 80,000 पीस के ऑर्डर को अपने फैक्ट्री में घुमा सके विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के, या कहीं उधार नहीं लेना पड़े आपको? कि आपके पास इतना मैन पावर है कि वो सस्टेन या फिर उस 80,000 के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर सके टाइम पे? पता चला कि आपके पास मैन पावर तो इतनी है कि वो केवल केवल 40-45,000 पीस पे ही ध्यान दे सकते हैं, बाकी पीस पे नहीं दे सकते। तो आपको अपने रिसोर्स की
कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पता होनी चाहिए कितनी है। अगर कम है करंट ऑर्डर के हिसाब से तो आपको एज अ ओनर उस पर वर्क करना है, और अगर ज़्यादा है तो आप कम कैसे करेंगे वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे ओनर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी होती है जितनी स्टाफ की होती है, कि वो ये चीज़ एनालाइज करे कि ऑर्डर कभी भी प्रोडक्शन में हैम्पर नहीं हो, या फिर किसी भी कारण किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं रुके नहीं। ये एग्जीक्यूशन की प्लानिंग ओनर की होती है, स्टाफ की होती है। एक बार ऑर्डर आने के बाद कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, लेकिन ओनर क्या देखते हैं कि भाई ऑर्डर तो आ गया, लेकिन उसके हिसाब से एक्सटर्नल चीज़ें भी मेरी इंटरनल चीज़ों के ऊपर इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। अब अपन 5वें पे बात करते हैं, वो है डेली ट्रैकिंग। डेली ट्रैकिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको डे टू डे अपडेट लेना है राहुल से, कि भाई आपने प्रॉमिस किया था कि 18 दिन के अंदर आप फैब्रिक लेके आएंगे। आज 16 दिन हो गए, 2 दिन में फैब्रिक कैसे लेके आओगे आप? तो आप अगर लास्ट चीज़ें पूछोगे तो वहीं पे गेम खत्म। आपने राहुल को अपॉइंट किया कि 18 दिन के अंदर फैब्रिक लेके आना है, डे फर्स्ट उसको अपॉइंट करो कि नाउ शो मी योर एग्जीक्यूशन प्लानिंग, कि आप कैसे लेके आएंगे 18वें दिन में। अगर उसके एग्जीक्यूशन प्लानिंग में कहीं फ्लॉज दिखे, वहीं पे उसको टोको कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, फिर आप 18 दिन अचीव कर पाएंगे। डे टू डे ट्रैकिंग। अगर नेहा को बोल दिया है कि 20 दिन में आपका मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो भी ऑर्डर देने क्लियर होने चाहिए, जैसे क्या होता है कि आपके पास वॉश केयर की डिटेल आ गई, ऑर्डर कर दी नहीं कर दी, टैग ऑर्डर कर दिए नहीं कर दिए, एम्ब्रॉयडरी पे गया नहीं गया, पीपी सबमिट हुआ नहीं हुआ, एफपीटी सबमिट हुई या नहीं हुई, टेस्टिंग क्लियर हुई या नहीं हुई, ये सब चीज़ें उस 20 दिन में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये आपका फॉलोअप है। फॉलोअप इज द की। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको वहाँ पे फॉलोअप लेना पड़ेगा उनसे। डे टू डे एक्टिविटी पे अगर आप फॉलोअप लेंगे तो आप ऑर्डर से 5 से 7 दिन पहले भी ऑर्डर शिप कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट मिनट में जाके क्वालिटी में दिक्कत आई, ये दिक्कत आई, हमको तो ये पता नहीं था, हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं थे, वो सब चीज़ आपकी ऑर्डर डिले कर देगी। इसलिए डेली ट्रैकिंग, या फिर उसको बोल सकते हैं डे टू डे स्टेप, आपको अपनी टीम के साथ बैठना पड़ेगा। और इसमें कोई 5-6 घंटे नहीं देने हैं, इसमें केवल विद इन 20 मिनट्स ये सब डिपार्टमेंट के आप स्टेटस ले सकते हैं। ये इतना फास्ट होना चाहिए। अगर उसको ही लेके बैठे रहेंगे आप, तो आप वो कब काम कर पाएंगे और आप अपना प्लानिंग कब कर पाएंगे? तो मिनिमम टू मिनिमम चीज़ों पे डिस्कस करिए जो मैक्सिमम आउटपुट दे आपको, देन मूव फॉरवर्ड। अब हम 6th पिलर की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, या गारमेंट टर्म के अंदर हम यूज करेंगे बॉटलनेक। अब बॉटलनेक होता क्या है? बॉटलनेक एक ऐसा टर्म है जो हर एक ऑर्डर की एक्टिविटी में एक ना एक ऐसी कोई स्टेप होता है जो उस ऑर्डर की स्पीड को डिफाइन करती है कि वो धीरे जाएगी तेज जाएगी। जैसे हम बात करते हैं किसी किसी गारमेंट में, आपको पता हो कि एम्ब्रॉयडरी बहुत हैवी होती है, तो आपका बॉटलनेक क्या है? वो एम्ब्रॉयडरी, कि वो एम्ब्रॉयडरी जल्द से जल्द अपने इन हाउस है, ताकि हम स्टिचिंग, कटिंग, फिनिशिंग करके अपना गुड्स रेडी करके उसको शिप करा सकें। अब अपना उस ऑर्डर के अंदर बॉटलनेक क्या हो गया? एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि आपको पता है कि एम्ब्रॉयडरी में लगेंगे कम से कम 20 से 25 दिन, वो इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी एज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर हम एग्जीक्यूट करते हैं कि जो चीज़ ईजी हो, जो चीज़ अपन को पता है कि ऑलरेडी फास्ट फॉरवर्ड होगी अपना आप ही, हम फोकस उस पर ही करते हैं, रादर देन कि हम एम्ब्रॉयडरी पे फोकस करें। या फिर किसी किसी के अंदर फैब्रिक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि भाई फैब्रिक में बनने में टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, फैब्रिक के ऊपर तो हम इतना ध्यान देते हैं कि हाँ यार ये तो 60 दिन बोला, 60 दिन लगेंगे लेंगे, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम तो क्या करेंगे, फैब्रिक आते हैं फटाफट ये कर लेंगे। उस गारमेंट का बॉटलनेक ही फैब्रिक है। आप कोशिश करिए कि 60 दिन का कम से कम 55 डेज में लेके आए, तो वो जो 5 डेज बचा है वो आपको प्रोडक्शन में काम आएगा। हर एक ऑर्डर या हर एक गारमेंट का कोई ना कोई बॉटलनेक होता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी जो डिफाइन करती है कि उस ऑर्डर की स्पीड कैसे होगी, वो उस स्पीड को डिफाइन करेगा। जैसे मैंने बताया एम्ब्रॉयडरी, फैब्रिक, कभी कभी कोई ऐसे ऐसे स्टिचिंग में ऑपरेशन आते हैं कि स्टिचिंग में ही आपको कम से कम 25 दिन चाहिए। तो अपना फोकस क्या रहता है कि फैब्रिक फटाफट लिया है, पैकिंग फटाफट करा दे,
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्टिचिंग का 25 डेज मांग रहा है, तो 25 डेज प्रॉपर मिले, उसको टाइम पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो चीज़ स्लो चल रही है उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं। क्या स्टिचिंग के अंदर हम कुछ एडिशनल चीज़ें, ऐसी मशीनरी इक्विपमेंट ऐसे डाल दें जो आपका प्रोडक्शन फास्ट हो जाए। कुछ ऐसा अपन क्वालिटी वाले से बात करके, जो ब्रांड की क्वालिटी वाले से बात करके, सर इसको ऐसे नहीं करके ऐसे कर देंगे, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, तो हमारा बॉटम लाइन जो है वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा टाइम। तो ये चीज़ें भी अपने को एनालाइज करनी है कि हम रिस्क कितना कितना कम कर सकें। और लास्ट में आपका आता है फाइनल रिव्यू एंड लर्निंग। अभी फाइनल रिव्यू है क्या? फाइनल रिव्यू कोई आपको एग्जीक्यूशन के ऊपर नहीं लेना है। आपने जो स्टार्टिंग के जो 6 पिलर थे, उसमें जो आपने प्लानिंग करी, फाइनल रिव्यू होगा कि जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, जब कोई ब्रांड का क्यूए या क्वालिटी वाला उसको आपके फैब्रिक को या आपके स्टाइल को चेक करेगा, तब कितनी गलतियां निकलती है, क्या वो खुल गई शिपमेंट आपकी, क्या वो रीचेक में वापस चला गया, आपका किसी में इतना पुअर एग्जीक्यूशन था किसी में कि किसी वजह से शिपमेंट खुल गई, तो वो फाइनल रिव्यू वो वाली चीज़ है। यहाँ पे आप अपने ही प्लानिंग को एग्जीक्यूट करा है कि मैं ही अपने आप को प्लानिंग बनाई, मैं ही उसको एनालाइज कर रहा हूँ, मैं ही अपने आप को मार्क्स दे रहा हूँ। नहीं, फाइनल रिव्यू हमेशा ब्रांड का रहेगा या उस पार्टी का रहेगा जिसने आपको ऑर्डर दिया है। वो क्वालिटी के बंदे या उसकी टीम आके आपके हर एक चीज को एनालाइज करेगी, देन वो रिव्यू करेगी उसको। आप वहां से सीखिए कि आपके एग्जीक्यूशन में भी अगर कुछ कमी निकल रही है तो क्या निकली है, क्यों निकली है, और वो क्या आपको गाइड कर रहा है कि जिससे आपको ये फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये 7 चीजें ऐसी है जो आपके ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में इतना मेन स्ट्रक्चर है कि आपने अगर ये चीजों को कंट्रोल कर लिया, देन स्काई इज द लिमिट। देन यू विल नो कि भाई ऑर्डर को कंप्लीट कैसे करते हैं। ऑर्डर केवल पेपर डॉक्यूमेंट है, लेकिन एग्जीक्यूशन आपका डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी है, उसके बिना आप मूव नहीं कर सकते। पीपी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड ही होगा तभी आप प्रोडक्शन में जा सकते हो। बॉटलनेक, आपका स्टिचिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, वो चीज आएगी, आप पर्सनल रिव्यू करेंगे तभी जाओगे, उसको ओके करेंगे तभी जाओगे। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ये एग्जीक्यूशन कि अगर ये 7 चीजें अगर आपने कर ली, देन आपके ऑर्डर को कोई नहीं रोक सकता है, और देन यू विल नो कि आप अपनी कैपेसिटी कितनी बढ़ा सकते हैं। अभी तो आपने 80,000 पीस की ऑर्डर ली है, यू विल नो कि मैं 90,000 तक जा सकता हूँ, मैं इसको 3 महीने 4 महीने बाद 1 लाख भी कर सकता हूँ। तो ये 7 पिलर इतना इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और प्यार देते रहिए। ऐसे कंटेंट और बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट्री वाला भाई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।